वेलकम इन चंद्रा क्लासेस। तो मैं पूजा आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रही थी और बिजनेस मैनेजमेंट में हमने इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट फिनिश किया है। वहाँ पे जितने भी थ्योरिस्ट थे और उनके एरा थे वो हमने कंप्लीट किए हैं कल, और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस सेट हमने करे थे, कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे, उससे रिलेटेड जो अब तक हम पढ़ चुके हैं तो वो मैं आज कराऊंगी आप लोग को कुछ क्वेश्चंस इससे। ठीक है, तो हम कल हमने 10 क्वेश्चन करे थे, तो समझ सबको आया है ना? जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हमने अब तक कितने एरा पढ़े हैं? इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट में कितने एरा होते हैं? 4 एरा होते हैं। अर्ली थ्योरिस्ट, प्री साइंटिफिक एरा, ओके, और देन इज अ प्री क्लास क्लासिकल एरा, साइंटिफिक एरा कहें उसको या टेलर एरा कहें। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा न्यू क्लासिकल एरा। ठीक है, एंड फोर्थ है मॉडर्न एरा। हमारे अर्ली थ्योरिस्ट में कौन कौन से थ्योरिस्ट आए थे? एडम स्मिथ आए थे, चार्ल्स बेबेज आए थे, मैक्स वेबर साहब आए थे। उन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स, अपनी थॉट्स, अपने कंसेप्ट वहां पर हम लोग को बताए। क्लासिकल एरा में टेलर, फ्योल और मैक्स वेबर साहब आए। ओके, एंड देन न्यू क्लासिकल एरा में हमारे सिर्फ न्यू क्लासिकल एरा में कौन आया जल्दी बताइए? न्यू क्लासिकल एरा में हैरिटन मायर साहब आए, और मॉडर्न एरा में आए हमारे पीटर एफ ड्रकर साहब, जिनकी बुक थी प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहां तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया, इनके सारे प्रिंसिपल्स, और मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन तरीके से आप लोग को बताया। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। व्यावसायिक संगठन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कला है, विज्ञान है, या कला है विज्ञान दोनों, या इनमें से कोई नहीं है? तो आंसर होगा ये दोनों है, क्योंकि हमें लोगों काम करने की क्या कला होती है और लोगों से काम करवाने की कला, उनको अपनी बात समझाने की और रखने की कला आनी चाहिए। और हम लोग कोई भी काम ऐसे ऐसे हवा में नहीं करते हैं। हम लोग कोई भी काम पूरा प्रॉपर उसका ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके तब उसका इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए हमारा जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो आर्ट एंड साइंस दोनों है। यहां तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है? मतलब हमारे मॉडर्न एरा में मॉडर्न ट्रेड है जो आजकल, उसका लक्षण नहीं है, सिम्टम क्या नहीं है? क्या नहीं है? पूंजी उत्पादन तो कैपिटल का प्रोडक्शन है, हम कैपिटल को अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अनुसंधान एवं विकास मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट और डेवलपमेंट, ये भी है, हम ये भी करना चाहते हैं, तो ये भी है हमारा। इन्होंने क्या पूछा है? नहीं है। विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की बातें तो प्रॉपर होती हैं, जितने भी एरा है उसमें स्पेशलाइजेशन की बातें हुई। क्लासिकल एरा में भी हुई और हमारी न्यू क्लासिकल एरा में भी हुई। जितने भी थ्योरिस्ट है उन्होंने भी स्पेशलिटी की बात करी, तो ये भी आंसर में है, मतलब लक्षण है। कामगारों का शोषण, किसी ने भी लेबर जो होते हैं, जो हमारे ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, उनके एक्सप्लोटेशंस की बातें नहीं करी, बल्कि यहां तक कि सबने इक्वालिटी की बातें करी, सबने सिमिलैरिटी की बातें करी, सबने ये सब बोला कि हमें एज एन फैमिली ट्रीट करना है, उनकी एस्टीम का ध्यान रखना है, उनकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, उनको ट्रेनिंग और हमें लंच देना है,
ये सब चीजों का बोला है, तो आंसर होगा आंसर नंबर डी, मतलब एक्सप्लोटेशंस की बातें, शोषण की बातें उन्होंने नहीं है हमारा जो आधुनिक है। बल्कि अगर हम अपने से पीछे जाए, पीछे इन द सेंस कि अर्ली थ्योरिस्ट में क्या था कि पूरी जो प्रोडक्शन थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, जो भी काम करने का तरीका था वहां पर, वो टोटली वो सिर्फ प्रोडक्शन कैसे भी करके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना था, उसकी बातें वहां पर करी गई। ठीक है, तो हम चलते हैं, आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है, जो मैंने वो बताया था, बिजनेस स्ट्रक्चर बताया था हमारा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो किस फॉर्म में बनता है? ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की बातें की। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, किसी भी बिजनेस में क्या फॉर्म होती है? हम लोग प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच में संबंध, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, मीन्स कि जो हमारा मिडिल स्तर के जो वो होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजमेंट होता है, और उनसे सबऑर्डिनेट के बीच में संबंध होता है। यस, क्या चित्र को में क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, या विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों में कार्य के विभाजन को प्रदर्शित करता है, मतलब वर्क डिवीजन को प्रदर्शित करता है, या संगठन के स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है, या अधिकार और दायित्वों के संबंध को बताता है, मतलब हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। किसी भी बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली बताता क्या है? जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आज तक बताया था कि जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो ऐसे काम करता है, इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बैठा होता है, यहाँ मिडिल होता है, यहाँ पे मिडिल होता है, एंड देन यहाँ पे इससे पीछे लोअर मैनेजमेंट होता है। तो इनके सारे स्किल्स बताए थे, इनके काम करने का तरीका बताया था कि ये किसको ऑर्डर देंगे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसमें आंसर क्या होगा? अधिकार और दायित्व संबंध। ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें सारी चीजें आ गई, सारा इंक्लूड इसमें है। तो ये सारी बातें किससे रिगार्डिंग है? इसके रिगार्डिंग है। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बातें करी गई हैं। आपको ये पढ़ते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की बातें किसने की थी? मुझे यहाँ बताते, हम एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करके चलेंगे। मैं यहाँ पे सारे बताती चलूंगी कि कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन बनता है। ऐसा पीजीटी और टीजीटी दोनों में आ सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध की बातें की, यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बातें हैं। MGMT, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूं। इसका उद्देश्य नहीं है, ये भी ध्यान देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का एक उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है? उत्पादन में वृद्धि। ऑफ कोर्स, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी फैक्ट्री होगी, कोई भी ट्रेड होगा, तो वो उत्पादन हमारा जो होगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज ही करना चाहेगा। तो ऐसा उद्देश्य से होगा, तो आंसर गलत हो गया, मीन्स की सही है। गुणवत्ता पर नियंत्रण, कोई भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की मेंटेन रहनी चाहिए। लागत में कमी। ऑफ कोर्स, कोई भी बंदा होगा वो कॉस्ट कटिंग चाहेगा ही, कॉस्ट कटिंग की बातें करेगा ही, कितना भी अच्छा हो। ये भी प्लस में है, मतलब उत्पादन में प्रोडक्शन पे इंक्रीमेंट चाहेगा, प्रोडक्शन इंक्रीमेंट ये चाहता है। प्रोत्साहन मजदूरी, मोटिवेटेड वेजेस की बात करेगा। सुविधाजनक दायित्व, फैसिलिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करेगा। तो उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? ये सारे हमारे पॉजिटिव आंसर है। तो निगेटिव किसकी तरफ जा रहा है? गुणवत्ता पर नियंत्रण, मतलब क्वालिटी पर कंट्रोल,
तो ऐसा कोई भी जो साइंटिफिक प्रबंधन है वो ऐसा नहीं चाहते, वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं गिराएगा। अगर किसी ने भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी कि हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे और हम क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, ओके, तो हमारा जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। नहीं भाई, अगर आपने क्वालिटी गिरा दी, सारी बात तो क्वालिटी की है, लोगों की पसंद की है, अगर आपने क्वालिटी ही गिरा दी तो लोग कैसे पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। आपकी जो मार्केट में डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो आपके प्रोडक्शन की सेल ही नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो कोई भी बंदा प्रोडक्शन की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंधकीय जाल, प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया? प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया? जो प्रबंधकीय मतलब मैनेजमेंट वाला जो एक स्ट्रक्चर हम सबने बताया था कि यहाँ से यहाँ मैनेजमेंट काम करता है, मैनेजमेंट ऐसे जाता है ऐसे जाता है, उसका मेजरमेंट किस टूल्स के रूप में, मेजरमेंट जो था वो उपकरण के रूप में, टूल्स के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? पीटर एफ ड्रकर के रूप में, माउंट और ब्लैक के रूप में, कुंटर्स और डोनेल के रूप में, और के द्वारा तैयार किया तो हेनरी मिंट्सबर्ग के द्वारा, फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट के द्वारा। प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, माउंटेन एंड ब्लैक, कुंट्स और डोनल, और हेनरी मिंट्सबर्ग, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। तो ये हमारा आता है माउंटेन एंड ब्लैक, कुंटर्स और डोनल, हेनरी मिंट्सबर्ग। तो हमारे प्रबंधकीय जाल के बारे में मूल्यांकन इनका करा गया, तो उसको टूल्स के रूप में किसने प्रयोग किया? किसने प्रयोग किया? कुंट्स और डोनर। तो ये हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमें याद ही रखने होंगे, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है किसके उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा, किसके उद्देश्य के द्वारा, किसके ऐसे एम थे कि जो प्रबंध था, मैनेजमेंट था, उसका जो प्रिंसिपल था, उसकी अवधारणा, उसका कंसेप्ट प्रतिपादित किया गया? किसने उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा प्रतिपादित किया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर, एल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो, पीटर एफ ड्रकर और पॉल सैमुअल्सन। ये हमारे एम्स थे, पीटर एफ ड्रकर। तो ये भी हमारा फैक्चुअल है। यहां पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है? लोकतांत्रिक मतलब जिसमें सोशल बातें की गई हैं। आपका यहां जाएगा मैन पावर की बातें हैं, जहां पर ज्यादातर ग्राउंड एम्प्लॉइज की बातें करी गई हैं, या आप यहां पर बिहेवियरल बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है? रेखे में होता है। रेखे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये इसमें रेखे में आ गया।
तो इसमें क्या होता है, ये इंटरनली वर्क करता है सारा, इसमें इंटरनल मैनेजमेंट ही काम करता है इस वाले में। रेख्या और स्टाफ ये सब आ गया, ठीक है। क्रियात्मक हो गया, नो। समिति, इसमें समिति में होता है कि हम पब्लिक की डिमांड या लोअर ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें होता है लोकतांत्रिक। तो आंसर होगा आंसर नंबर डी। रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। किसका विस्तार है? जो हमारे लाइन मैनेजमेंट में होता है, लाइन मैनेजमेंट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके सब्सिडीज, हित का विस्तार है। किसका है? क्रियात्मक संगठन का है। हित का विस्तार है। अनौपचारिक संगठन का है। रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। किसका विस्तार है? क्रियात्मक संगठन का है, रेखा संगठन का है, अनौपचारिक अनऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन का है, या समिति संगठन का है। तो इसमें आंसर होगा रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। किसका विस्तार है? रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। कई बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे आपको भी जब एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो उस क्वेश्चन को आप रिपीट मोड पे पढ़ ले, ठीक है। रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। क्रियात्मक संगठन का, रेखा संगठन का, अनौपचारिक संगठन का, या समिति संगठन का। क्रियात्मक संगठन का, जिसमें हम ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर हमारे और सारे संगठन आ जाते हैं और सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, यहाँ से जुड़कर यहाँ पर काम कर लेते हैं, यहाँ से और सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाते हैं। ये वाला बेसिकली इससे जुड़ा है। ऐसे जो होता है इनका विस्तार वो किस में होता है? क्रियात्मक में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट चलते हैं। संगठन का मानचित्र दर्शाता है। एक्चुअली जो हमारे जो मानचित्र बनाते हैं हम, जिसमें हम किसी के फंक्शंस, कार्य उसको डिवाइड करते हैं। हमने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे टाटा का ले लिया कि वो कैसे कैसे काम करता होगा, उसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी कंपनीज हैं, ऐसे। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है कि ये वर्क का डिवीजन दिखाता है, कार्य का विभाजन दिखाता है, या विभागों का विभाजन दिखाता है, या जो हमारे अपर ऑफिसर्स होते हैं और उनके सबऑर्डिनेट के बीच का संबंध दिखाता है, या सभी को दिखाता है। बताइए। तो यहाँ पर इसमें ये इनके जो काम का डिवीजन है ना, वो भी बता रहा है, विभागों का डिवीजन भी बता रहा है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका डिवीजन के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा डिवीजन, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो इसके बीच में भी बताया। और हमारे जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट बैठा है, अपर टॉप वाले, तो इसमें इससे लोअर होगा, देन इससे लोअर होगा, तो इसके बारे में भी बातें करी गई कि ये इनको ऑर्डर देंगे, ये इनको ऑर्डर देंगे, ये इनको ऑर्डर देंगे। तो उपयुक्त सभी मतलब
ये जो मानचित्र है, ये जो हमारा ग्राफ है, वो ये सारी चीजें बता रहा है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था? ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था? तो यहां पर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कहां से आई थी? ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैक्स वेबर साहब ने दी थी, मैक्स वेबर। आंसर नंबर ए होगा। यहां पर एक चीज और बता दूं कि ये कौन से एरा से संबंध रखते हैं? मैक्स वेबर साहब कौन से एरा से हैं? क्लासिकल एरा से। ये क्लासिकल एरा से हैं, और क्लासिकल एरा को और किस नाम से जाना जाता है? साइंटिफिक एरा। साइंटिफिक एरा। नेक्स्ट, रीता एक कपड़े के खुदरा विक्रेता के लिए, खुदरा मतलब जो हमारे रिटेल्स के लिए हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक है, एरिया मैनेजर है, वह हर बार व्यवसाय के लिए कोई नया स्टोर खोलने पर रिबन काटने के समारोह में भाग लेती है। इस बार की कौन सी प्रबंधकीय भूमिका वह निभा रही है? एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी मैं जो पोर्शन पढ़ाई नहीं हूं ना, वहां से आ गया है, लेकिन मैं इसका आंसर यहाँ बता दूंगी यहाँ आपको, और इसको आगे जैसे इसका टॉपिक आएगा तो मैं वो पूरा समझाऊंगी आपको। और ये क्वेश्चन ऐसे का एज इट सेम, ऐसे पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया, एज इट आया है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ये मॉनिटर है, ये किसी भी कंपनी की एरिया मैनेजर बना रखा है इसको वहां पर, तो वहां पे रिबन काटने जाती है जब भी उस कंपनी का कोई स्टोर खुलता है। तो क्या है? ये मॉनिटर है, मतलब वहां पर ये कंपनी का फेस है, कंपनी का फेस है, तो ये कंपनी की तरफ से फीता काटने उस स्टोर पे जाती है। ओके, नेक्स्ट, तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल में कौन शामिल है? टेक्निकल स्किल में शामिल है, क्या शामिल है? एक निश्चित विशेष क्षेत्र में ज्ञान और सूचना, किसी एक स्पेशल एरिया में ज्ञान और सूचना, वहां पर उसको जो नॉलेज है और स्किल वो सिर्फ एक स्पेशल में हो, एक निश्चित विशेष क्षेत्र में, एक हमारा एक फिक्स्ड क्षेत्र में ज्ञान और वहां पे निपुणता हो, और एक निश्चित विशेष क्षेत्र में ज्ञान और रुचि, एक निश्चित विशेष क्षेत्र में ज्ञान। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में? तो यहां पर क्या करेंगे हम टेक्निकल स्किल के बारे में जब बातें करेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पे सिर्फ ज्ञान और सूचना की बातें की गई, ज्ञान और रुचि की बातें की गई, यहाँ सिर्फ ज्ञान की बातें की, और प्रवीणता मतलब आप उस चीज में मास्टर हैं, प्रवीण हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके बारे में, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सूचना किसी को भी हो सकती है, पर यहाँ पर प्रवीणता के बारे में की, तकनीकी कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? तो प्रवीणता होगी। आंसर नंबर बी होगा। एक प्रबंधक, एक मैनेजर अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? कुशलता पूर्वक, प्रभावी रूप से, कुशलता पूर्वक और प्रभावी तरीके से, इनमें से कोई नहीं। कुशलता पूर्वक, यस, कुशलता पूर्वक प्राप्त करना चाहता है, प्रभावी रूप से, यस ऑफ कोर्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मीन्स कि ये दोनों हैं। ये दोनों हैं, बट जब यहां पर इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, दोनों अच्छे हैं, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? हमें क्वेश्चन में जो हमारा एमसीक्यू आएगा ना, उसमें दो तो क्लियर समझ आते हैं कि दो नहीं है, और दो में अच्छा खासा कंफ्यूजन रहता है,
बट उसमें से हमें बेस्ट चुनना है कि इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा। तो बेस्ट यहाँ ये सी वाला है, क्योंकि इसमें दोनों आ रखे हैं, कुशलता और प्रभावशील तरीके से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नीति निर्माण का कार्य क्या है? प्लानिंग फॉर्मेशन का कार्य क्या है? प्लानिंग्स कौन करते हैं? ये हमारी पहली दूसरी वीडियो से है, जहां पर हमने कंपनी के स्ट्रक्चर पढ़े थे, फंक्शनल मैनेजमेंट पढ़ा था, कैसे स्ट्रक्चर बनता है ना। तो नीति निर्माण, प्लानिंग फॉर्मेशन जो करते हैं, प्लानिंग जो बनाते हैं, वो कौन बनाता है? प्लानिंग बनाने का राइट किसके पास है? किसके पास है? परिचालन जो हमारे लोअर मैनेजमेंट में आएगा, जितना भी टेक्निकल स्टाफ होता है वो लोअर मैनेजमेंट में आता है, तो इनके पास नहीं है, मध्य के पास नहीं है, ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज जो टॉप प्लानिंग होगी, बड़ी प्लानिंग होगी, बड़े स्केल्स पे होगी, वो ये नहीं करेंगे। तो आंसर होगा, आंसर नंबर बी, टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे प्लानिंग से रिलेटेड सारा फॉर्मेशन करता है और वो डिसीजन लेता है। एक्चुअली उसके पास क्या होता है? उसके पास विजन होता है, उसके पास मिशन होता है, और उसके पास कंसेप्चुअल स्किल होता है। ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन आते हैं? कंपनी के, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शीर्ष स्तर पर, टॉप मैनेजमेंट पर कौन कौन होते हैं? कौन होते हैं? कंपनी के सीईओ, सीएफओ, प्रोप्राइटर, शेयर होल्डर, ओनर, ये सब टॉप मैनेजमेंट पर आते हैं। और जितना भी मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, आपके सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। और जितना भी टेक्निकल स्टाफ होता है वो लोअर मैनेजमेंट में आता है। तो यहाँ पर टॉप, हमारे यहाँ पे बेस्ट क्या है? आंसर नंबर बी, रवि रोजी प्राइवेट लिमिटेड में ये सेम ऐसे क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। और यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ये मैंने बहुत चुन चुन के निकाले आपके लिए अब तक के टॉपिक्स में से। ये सारे आए हुए हैं लास्ट ईयर में, पीजीटी, टीजीटी, और एक बार नहीं कई बार एज इट आया है ये वाला। एक रवि रोजी प्राइवेट लिमिटेड में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम करता है। उन्हें 100 दिनों के भीतर 150 दिन 100 दिनों के भीतर 150 प्रति यूनिट की लागत को क्या है? 10,000 यूनिट हाथ से बने टेबल मैट का निर्माण करने का कार्य करता है। एक प्रभावी इफेक्टिव अभी एक चीज और बता दी, यहां से और क्वेश्चन निकल के आता है। इफेक्टिव मैनेजर के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि, क्या सुनिश्चित करना होगा? यहां पर इफेक्टिव की बातें करी गई हैं। ठीक है, सर एक बार कॉल आ रही है पंकज सर की के रूप में क्या है? उत्पादन की लागत 150 प्रति यूनिट से नहीं ये रखेगा, या प्रति यूनिट अधिक लागत पर भी काम 100 दिन के अंदर पूरा करेगा। उत्पादन की लागत 150 यूनिट से कम करेगा। तो यहाँ पे प्रभावी मैनेजर्स की बातें करी गई हैं। तो प्रभावी होगा, ये किसका कंसेप्ट है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी के बारे में किसने बातें की थी? टेलर साहब ने। ये हमारा साइंटिफिक एरा से है, टेलर ने सारी की सारी बातें साइंटिफिकली करी हैं। तो यहाँ पे एक प्रभावी प्रबंधक के बारे में बात किया। तो प्रभावी प्रबंधक जो होगा वो कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो वो क्या है? पूरा किया जाता है। लागत पर भी काम 100 दिनों के अंदर पूरा करेगा, प्रति यूनिट अधिक लागत पर भी काम करेगा, वो प्रभावी बनता है, इफेक्टिव है इसलिए।
इससे वो कॉस्ट का ध्यान ज्यादा नहीं रखेगा, कॉस्ट तो कम से कम ही सब रखना चाहते हैं लेकिन बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 100 दिनों के अंदर, मतलब हमारा जो एक सर्टेन टाइम है, जो ये दिनों की बातें की गई हैं, वो उस, अगर यहाँ पर होता इफेक्ट एफिशिएंसी के बारे में बातें हो रही होती तो वो यहाँ पर उसके कॉस्ट के बारे में होती, लेकिन जब इफेक्टिव की बातें की गई हैं तो वो टाइम की बातें करेगा। तो ये आंसर होगा, आंसर नंबर बी। तो ऐसा क्वेश्चन आया है। वन हैंड एंड वन प्लान, वन हेड, यहाँ एक कौन सा किसके प्रिंसिपल है, वन हेड वन प्लान का प्रिंसिपल किससे संबंधित है, एकता की दिशा से। मतलब कोई जो एक ऑर्डर हो, एक प्लान हो, वो एक ही डायरेक्शन के बारे में बातें हो रही हैं। स्केलर चैन, ये किसके हैं, ऑर्डर, यूनिटी इन ऑर्डर। ये पहली बात तो हमारा है कि यहां से बनता है, यहां पे रेम्यूनरेशन की बातें की गई, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, ये पहली बात तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये किसके सिद्धांत है, किससे संबंधित है। तो ये सिद्धांत किसके हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं पियोल के, हेनरी पियोल के, हेनरी पियोल साहब के हैं। हेनरी पियोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। हेनरी पियोल के 14 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। तो ये वन हैंड वन प्लान, मतलब एक ही बॉस हो, एक प्लान हो, एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या किया कहा गया, यहाँ पर आदेश की एकता के बारे में की गई बातें, ठीक है, कि एक टाइम पर एक ही बॉस ऑर्डर देगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा और घोच पोच आएगी तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। दिशा की एकता का अर्थ है कि एक योजना, एक बॉस, यहां भी वही सब पूछा गया है। तो आंसर होगा वन प्लान वन बॉस। यहाँ स्केलर चेन की बातें की गई, मतलब हायरार्की की बातें, यहाँ डायरेक्शन की बातें की गई कि ऑर्डर एक ही उसमें होगा तो एक बॉस होगा, सेंट्रलाइजेशन, गिरोह का फलक। तो इसमें आंसर होगा दिशा की एकता। ओके, वन प्लान वन बॉस, एक हमारे पास प्लान होगा, उसका एक ही बॉस होगा, ज्यादा सब लोग बॉस बनने नहीं आ जाएंगे, वरना कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। ऑर्डर किसको देंगे और कैसे देंगे, और जो हमारा उससे लोअर सबऑर्डिनेट है वो किसका ऑर्डर मानेगा। तो आंसर होगा दिशा की एकता, यूनिटी इन डायरेक्शन। सामान्य प्रबंधक का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को कम से कम किया जाना चाहिए। ये किसका प्रिंसिपल है, पहली बात, पढ़ने से आपको पढ़ के तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में। यहां भी ये बन सकता है कि ये बातें किसके स्टेटमेंट में है, इस बात के बारे में बात करते हैं कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार, मीन्स कर्मचारी कारोबार से यहाँ मीन्स कि जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वो आते जाते रहते हैं, एम्प्लॉइज का आना जाना लगा रहता है, मीन्स कि वो छोड़ते रहते हैं और हम नए एम्प्लॉइज हायर करते रहते हैं। तो उनमें अगर कोई जल्दी आएगा और जल्दी छोड़ के चला जाएगा तो इसमें स्पेशलाइजेशन, मतलब दक्षता, एक निपुणता, वो तो आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। वो कैसे उसमें परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो यहां पर किसके बारे में बातें की गई, यहां पर बातें की गई कि हमें कर्मचारियों की स्थिरता की बातें करनी है, एम्प्लॉइज के स्टेबिलिटी की बातें की हैं, स्टेबिलिटी की बातें की यहां पर बोली गई हैं। ये किसके प्रिंसिपल्स थे, किसके से लिया गया है, ये भी
फ्योल के 14 प्रिंसिपल से है, फ्योल के 14 प्रिंसिपल से है। था ना, स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, और ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, रेम्यूनरेशन का हो गया, इक्विटी का हो गया, एस्पिरिट द कोर्स, ये किसके प्रिंसिपल हैं? ये सारे के सारे फ्यूल साहब के प्रिंसिपल हैं। और फ्यूल के प्रिंसिपल्स को मैंने एक एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अपनी वीडियोस में बताया है, तो उनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट, ये आप धाएं से यूं उड़ाते, बहुत अच्छे से कर लेते। तो इसमें क्या होगी, स्थिरता के बारे में बात करी गई कि हम कारोबार को कम से कम करें। तो कैसे कम करेंगे? जब स्टेबिलिटी लाएंगे, मतलब हम अपने एम्प्लॉइज को बनाए रखें। रोज रोज जो छोड़ के जा रही है अच्छी बात नहीं है कंपनीज के लिए, उससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है। ओके, स्पेशलाइजेशन नहीं आता, प्रोडक्शन सही से नहीं होता। टेलर द्वारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की तकनीक विकसित की गई थी। किस लिए ये तकनीक आई थी? वो पीस रेट की बात करते थे यहाँ पर टेलर साहब, ये उनके प्रिंसिपल्स थे। तो ये क्यों बात की गई कि भाई जो जितना काम करेगा, जितनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करेगा, उसको उतना पैसा मिलेगा। अदरवाइज जो उसके लायक नहीं है, जो डिजर्विंग नहीं है, उसको उतना पैसा नहीं किया जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिखा है। कुशल और अक्षम श्रमिकों के बीच, कुशल और अक्षम परिश्रमों के बीच भेदभाव की बातें की गई, या कुशल जो हमारे अच्छे एम्प्लॉइज हैं उनको पुरस्कृत करने की बातें की गई, कुशल कर्मचारियों को प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की बातें की गई, कि उनको मोटिवेट के बारे में बातें की गई कि अच्छा, अगर जो हमारे अच्छे एम्प्लॉइज हैं, अच्छा काम करके देते हैं, उनको ज्यादा पैसा देंगे हम, उनके अकॉर्डिंग, उनकी मेहनत के जो वो डिजर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग देंगे, तो मोटिवेट होंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा काम करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, तो आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो डी होगा। शीर्ष स्तर के प्रबंधकों को सबसे अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। ये अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट पे बैठे होते हैं, उनके पास कौन सी स्किल होती है? तकनीकी, पारस्परिक होती है, वैचारिक होती है, यांत्रिक होती है, टेक्निकल होती है। यहाँ पे टेक्निकल की बातें की गई हैं, पारस्परिक होती है या वैचारिक होती है? तो वैचारिक होती है, कंसेप्चुअल। टॉप मैनेजमेंट के पास कंसेप्चुअल नॉलेज होती है। नेक्स्ट चलते हैं। शैक्षणिक योग्यता, मतलब ऑन पेपर हमारे पास क्या है, एक प्रबंधक की योग्यता है, हम उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के बावजूद किसी को भी प्रबंधक कहा जा सकता है कि किसी के पास ऑन पेपर डिग्री वाइज, यहाँ डिग्री के बारे में बातें की गई कि डिग्री वाइज उसके पास मैनेजर बनने की काबिलियत नहीं है, उस पैसे की विशेषता की पहचान करे जिससे प्रबंधक ऊपर दिए गए बयान में पूरा नहीं करता। तो ये कहां से आएगा कि ऐसा कोई भी नहीं लिखा होता है, तो यहां पे आ जाएगा प्रोहिबिटेड एंट्री, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। कई बार किसी के पास ऑन पेपर वो मैनेजर बनने की क्षमता नहीं रखता, मतलब सब बंदे के पास एमबीए की डिग्री नहीं है, बट उसके पास इतनी क्षमता है, उसका जो काम करने का स्किल है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, संगठन के भीतर मौजूद अधिकार जिम्मेदारी संबंध है किसकी? संगठन के भीतर विभिन्न कार्यों को जन्म देते हैं। संगठन में विभिन्न स्तरों पर बहुआयामी गतिविधि के रूप में समूह गतिविधि के रूप में प्रबंध क्या होता है? एक्चुअली मैनेजमेंट क्या होता है?
क्या होता है, संगठन के भीतर, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर विभिन्न कार्यों को जन्म देते हैं, या संगठन में विभिन्न स्तरों पर मैनेज होता है। जिम्मेदारी संबंध है, अधिकार किससे संबंधित है, बहुआयामी, ठीक है। प्रबंधक के उस स्तर की पहचान करें जो सीधे कार्यबल के साथ, मतलब जो हमारे ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज हैं, ग्राउंड लेवल जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ डायरेक्ट बात नहीं करते। पर्यवेक्षी प्रबंधक या पहली पंक्ति प्रबंधक या मध्य स्तरीय प्रबंधक, तो यहां पे कौन नहीं डायरेक्ट होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो हमारे ये होते हैं मध्य स्तर, ये होते हैं कि ये डायरेक्ट कार्यबल जो होते हैं, जैसे हमारे ये मिडिल हो गए, ये होता है, तो ये टॉप हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने, अगर यहाँ पे शीर्ष होता तो इसमें हमारा आंसर शीर्ष स्तर, स्तर की बात होती, तो आंसर होता शीर्ष स्तर, मतलब पंक्ति के बारे में बातें की गई। ये तो पूरी तरह से रॉन्ग थे, कंफ्यूजन यहाँ पे, कि यहाँ पर बंदा बहुत अच्छा कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। तो पंक्ति और स्तर की बातें की गई। अगर यहाँ पे शीर्ष स्तर हो जाता तो शीर्ष हम डालते, क्योंकि बेस्ट वो होता। ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ गया मिडिल मैनेजमेंट, यहाँ पे आगे लोअर, यहाँ के भी ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज सारे काम करते हैं, तो डायरेक्ट हम इनके साथ बात नहीं करते, हम इनसे बातें करते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा डी। पैसे से हेनरी फ्योल क्या थे, हेनरी फ्योल बाय प्रोफेशन क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर, ओके। फिर आ गए टेलर साहब। जहां भी वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में आ जाएगा ना, तो वहां पे टेलर साहब की बातें आ जाएंगी। वैज्ञानिक जांच, पूरा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, विश्लेषण, ठीक है। मेजरमेंट की शुरुआत का सुझाव देता है। तो इसमें कौन सा है, वैज्ञानिक अंगूठे का नियम नहीं, द थंब नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो इसमें कौन सा है, आंसर होगा ए। यहीं पर साइंस के बारे में, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा एक चीज पे हमने स्टैंप लगा दिया कि ये ऐसे है, नहीं। जब तक हम इसे खोलेंगे, बंद नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से ऑन होता है, कैसे होता है, किसने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। ठीक है। सद्भाव, यहाँ पे हार्मोनी की बातें की गई, हार्मोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड, कि आपस में सबको सद्भाव से रहना चाहिए। यहाँ भी यही बातें की गई, हमें सबको कोऑपरेट करके चलना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आती, ये वाली आती है कि हम कोई भी काम बहुत एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके ही करते हैं। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट है गैंग प्लेक, एक शब्द है जो फ्योल के किस सिद्धांत से जुड़ा है, किस सिद्धांत से जुड़ा है, फ्योल के। फ्योल ने फोर वर्कमैन फोरशिप की बातें की थी। फोर वर्कमैनशिप के बारे में बातें की थी, गैंग प्लैंक वगैरह। गैंग प्लैंक ये मैंने बताए थे, गैंग प्लैंक ये फ्योल के हैं। किसके बारे में ये,
ये स्केलर चेन के बारे में है। ठीक है, स्केलर चेन में ये सब आता है कि हम प्रॉपर ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे से ये ऐसे हायरार्की के बारे में बातें की। निर्णय लेने वाले जो डिसीजन लेता है उस प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, स्केलर चेन। क्या कहा जाएगा? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे हमारा एक सेंटर पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे यहाँ पर काम होता है। ठीक, यहाँ पे एकाग्रता के बारे में भी बात की गई है, सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है, तो केंद्रीकरण की बात की है। आंसर होगा ए। डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ कोई ड्यूरेशन के बारे में बात नहीं की है, इसमें कुछ ड्यूरेशन से है, तो ये सब भी गलत है। स्केलर चेन हायरार्की के बारे में नहीं है, ड्यूरेशन के बारे में नहीं है, डिसेंट्रलाइज। तो आंसर इसमें बेस्ट कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन। ये बहुत ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सारे आए हुए हैं, और ये तो एज इट आए हैं। पवन सीएफएल बल्ब के निर्माण में लगे सीएफएल लिमिटेड में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में कार्यरत है। प्रबंधक और श्रमिकों के बीच कोई वर्क संघर्ष नहीं है, मतलब वो तालमेल अच्छा है, कोऑर्डिनेशन है, बीच में हार्मनी है, एक दूसरे के सद्भाव का ध्यान रखते हैं, वो वर्क संघर्ष नहीं है। यहाँ पे ये वाली बातें की गई है। ये पहले कहां से आ गया? ये कहां से आया? ये फ्योल वाले ने कहा है, फ्योल जी की बातें आ गई यहाँ। कंपनी भारी मुनाफा कमा रही है, नीतिगत मामलों के मामले में प्रबंधक कर्मचारियों के साथ लाभ साझा करता है। ये हमारे फ्योल के 14 प्रिंसिपल से है, जहां पे कहा था कि अकेले हम भाई प्रॉफिट नहीं कमाएगी कंपनी, सबके साथ सिमिलैरिटी रखेगी, उनके फायदे की भी बात करेगी। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि कर्मचारियों की समृद्धि के बिना कंपनी की समृद्धि लंबे समय तक नहीं रह सकती। संगठन द्वारा अपनाए गए सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो उसने कौन से प्रिंसिपल को यहां पर माना है? तो हमारा यहां पर आएगा, हार्मोनी के बारे में बातें की गई। ठीक है, यहाँ पर कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी संस्था में कार्य करते हैं। सहयोग और व्यक्तिवाद की बातें की गई नहीं, सहयोग और व्यक्तिवाद नहीं। विज्ञान अंगूठे का नियम, प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी सबसे बड़ी क्षमता और समृद्धि के लिए है। तो यहाँ पर बेस्ट है सहयोग, व्यक्तिवाद नहीं। मीन्स कि हम आपस में सहयोग करके चलेंगे, किसी एक के बारे में, इक्विटी के बारे में नहीं बोलेंगे। कार्यात्मक फोरमैनशिप के सिद्धांत का विस्तार है, क्या है? अनुशासन है, प्राधिकरण और जिम्मेदारी के बारे में बोली गई हैं, कार्य विभाजन के बारे में सब बातें की गई हैं। फोरमैनशिप की बातें की थी किसने? फ्योल ने। सिद्धांत किसका है? प्राधिकरण, जिम्मेदारी, कार्य विभाजन, कमांड की एकता, अनुशासन। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, वर्क डिवीजन, यूनिटी इन ऑर्डर, डायरेक्शन या अनुशासन, डिसिप्लिनरी के बारे में बात की गई है। यहां पर बातें की गई हैं, आंसर होगा प्राधिकरण और जिम्मेदारी। ठीक है, वर्क फोरमैनशिप में सबके बारे में बताया गया है कि कौन कैसे कार्य करेगा। थर्टी 39 प्रबंधक के सिद्धांत के कारण महत्वपूर्ण है, किस लिए? उत्पादन में वृद्धि के लिए, पहल के लिए, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए, या बदलती टेक्नोलॉजी के लिए अनुकूलन है। क्या होगा? किसके कारण महत्वपूर्ण है? उत्पादन वृद्धि, पहल, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, अधिक से अधिक। तो आंसर यहां पर बेस्ट आंसर लग रहा है डी,
क्या होगा, बदलती प्रौद्योगिकी के लिए अनुकूलन है प्रबंधन का। उत्पादन लाइन के आधार पर गतिविधियों को समूहीकृत करने का एक हिस्सा है। उत्पादन लाइन के आधार पर जो हमारी एक्टिविटी है उनको हम ग्रुपिंग करते हैं, तो उसका एक हिस्सा है औपचारिक संगठन, संभाग्य संरचना, अनौपचारिक या कार्यात्मक। हम जो हमारे उत्पादन करते हैं, जो ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, उनका कोई प्रॉपर एक ग्रुप ऐसे बना नहीं होता ऑन पेपर, वो आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, आपस में एज एन फ्रेंड हो जाते हैं, एज एन फैमिलियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा कि वो एक अनौपचारिक संगठन बना लेते हैं, अनऑफिशियल ग्रुप बना लेते हैं। उनकी एक्टिविटी के बारे में बातें करी गई, तो ये क्या होगा, अनऑफिशियल, अनौपचारिक संगठन। आंसर होगा डी। तो आज हमने 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अभी मेरे बच्चे हैं 51, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये एक बार रिवाइज कर लेना, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एज इट ही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ये वाले क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब लोग रिपीट पे फिर से सारी वीडियोस देख लीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, जिसके भी जो डाउट है वो सारे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।